पहले नीट का एग्जाम लीक हुआ और फिर नेट का। पहले डॉक्टर्स की बारी आई और अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। सबने जो है इंटरनेट के ऊपर इस चीज के ऊपर बवाल मचा रखा है, क्योंकि ये सवाल ना सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम का है बल्कि हर उस विद्यार्थी का है जिसने इतनी मेहनत से इस बार जून 2024 का ये अटेम्प्ट दिया होगा, इस उम्मीद में कि मैं अपना नेट जेआरएफ पूरा करके पीएचडी करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। हेलो एवरीवन, आई एम मुस्तफीद कौर, योर यूजीसी नेट एजुकेटर, एंड आज मैं आपसे जो है इसी के बारे में एक अपडेट लेकर आई हूँ। आपको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए लाई हूँ जो शायद आपकी जानकारी में आना जरूरी है, और बहुत से ऐसे सवाल, बहुत से ऐसे डाउट्स जो है बच्चों के मन में आ रहे हैं, लोगों के मन में आ रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के जो है मैं आपसे कुछ बातें यहाँ पे शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका इस बार जून 2024 का जो पेपर था वो हुआ 18 जून को। आपका हुआ नेट का एग्जाम। जिस दिन आपका नेट का एग्जाम हुआ वो 2 शिफ्ट में हुआ था, एंड आफ्टर योर एग्जाम शाम को ही जो है ट्वीट आ गया था हमारे यूजीसी के चेयरमैन द्वारा कि आपका एग्जाम जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। बट देन द वेरी नेक्स्ट डे 18 के बाद 19 जून को जो है हमें ये सुनने में आया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, है ना, ये नोटिस, ये अपना ट्वीट करा कि एग्जाम की इंटीग्रिटी जो है वो हैम्पर हुई है, जिसका मतलब ये है एग्जाम फेयर मींस के अंडर कंडक्ट नहीं कराया गया। तो आपका जो नेट एग्जाम था उसे जो है क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, जिससे कि बच्चों के मन में काफी आशंकाएं आने लग गई, सबको डर लगने लग गया, क्योंकि एग्जाम काफी आसान था इस बार का, उसका लीक से लेना देना नहीं है। उसकी बात यह है कि बच्चों को एग्जाम अच्छा गया था, तो उनके मन में आ गया कि हमारा एग्जाम अच्छा गया था, उनके मन में उम्मीद जाग गई कि अब हमारा पेपर हो जाएगा, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, अपना करियर बेटर कर सकते हैं। पर जब बात सामने आई कि एग्जाम की इंटीग्रिटी जो है हैम्पर हुई है, यानी कि फेयर मीन से आपका एग्जाम नहीं हो पाया है, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर काफी डिस्कशंस हुई, काफी आंदोलन हुए, है ना, अथॉरिटी के खिलाफ आवाज उठाई गई, काफी बवाल जो है मचा हुआ है। आप डेफिनेटली इस बारे में जानते होंगे। अभी हाल ही में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जिसके अंदर जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने कुछ बातें कही जिसपे जो है मैं आपके नजर डलवाना चाहूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा, जो उन्होंने क्वेश्चन सेट किए थे और जो पेपर लीक वाले उसमें पाया गया है वो मैच कर रहा है, यानी कि बच्चों तक जो है वो पेपर पहुंचाया गया है। कोई कह रहा है हजारों में, कोई कह रहा है लाखों में, पर बात ये नहीं है कितने में पहुंचा, बात ये है कि वो पहुंचा। दैट मीन्स ये लीक का केस है, और ये बात धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस कॉन्फ्रेंस में कही है कि जो क्वेश्चंस है वो लीक हुए हैं, ये उसी चीज का केस है, जिसका मतलब इंटीग्रिटी हैम्पर हुई है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि डेफिनेटली अगर अनफेयर मीन से एग्जाम हुआ है, इसीलिए रद्द कराया गया है, कैंसिल कराया गया है, इसका मतलब जब उन्होंने 2 बार ये एश्योरेंस दी कि एग्जाम रिकंडक्ट होगा, एग्जाम बच्चा आपका क्या होगा, रिकंडक्ट होगा, तो ये बात तो श्योर है कि आपका एग्जाम जो है वो दोबारा से होने वाला है। अब जो एग्जाम होगा दोबारा से, उसको लेकर बच्चों के मन में कई सवाल है। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगी, जो इंटीग्रिटी हैम्पर हुई उनकी, उसके लिए उन्होंने क्या करा, सीबीआई के हाथ में कि केस सौंप दिया कि आप जो है इंक्वायरी कीजिए। अब उनकी इंक्वायरी जो है लगातार चल रही है, वो कब समाप्त होगी, किस कंक्लूजन पे वो आएंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है। पर फिलहाल के लिए हमारी कॉन्फ्रेंस में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बात कही है कि आपका री एग्जाम होगा, ये बात पक्की है। क्यों होगा, क्योंकि एग्जाम लीक हुआ है, क्वेश्चंस लीक हुए हैं।
दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं बच्चों के हित में होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी, वो हमारे जो है फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने वाले हैं। तो एटलीस्ट जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल लेवल की ऑटोनॉमस बॉडी है, उनको पेपर के अंदर एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने ये बात का वादा किया कॉन्फ्रेंस में कि इस बार जो पेपर आएगा वो बच्चों के हित में होगा। यानी कि ये बात, ये स्टेटमेंट ये जरूर कहती है कि जो री एग्जाम होगा वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि जब भी, अगर आपको ध्यान हो, कभी भी कंपार्टमेंट पेपर होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि बच्चा क्लियर कर जाए, लेकिन ये एक जो है कम्पिटिटिव एग्जाम है, और क्योंकि यहाँ पे गलती सिस्टम की है, यहाँ पे गलती सिस्टम की है, इसीलिए बच्चों की मेंटल स्टेट को ध्यान में रखते हुए, उनकी मेहनत को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके जो पेपर का लेवल है वो मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट में ही आएगा, इजी टू मॉडरेट में ही फॉर्म होगा। ठीक है, उसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि आपको क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली इस बार के री एग्जाम में मेंटेन कराई जाएगी, ताकि आप सिस्टम पे भरोसा करें और अपनी तैयारी अच्छे से करें और अपनी पूरी मेहनत लगाएं, है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरत है कि वो सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करे, रीफ्रेम करे, रेक्टिफाई करे। इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि कमिटीज जो है रीस्ट्रक्चर करी जाएंगी। अब ये भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे एक लंबा प्रोसेस है, उनके अंदर काफी सारी रिक्रूटमेंट होंगी, सारा स्ट्रक्चर रीफ्रेम होगा, कितने सारे फैसले उन्हें लेने होंगे, सारा काम कहाँ कंडक्ट कराना है, किस मोड में कराना है। तो बच्चों के मन में ये भी सवाल था कि मैम एग्जाम होगा तो कब होगा। तो एक बार बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम है, री एग्जाम है, वो कब होगा। अगर बच्चा मैं बात करूं कि री एग्जाम आपका कब होगा, तो पूरी संभावना है कि जुलाई के 3rd से 4th वीक के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब ये मान के चलो कि आपका 20th जुलाई के आसपास जो एग्जाम होगा। 20 ये एक टेंटेटिव डेट है जिससे मैं अंदाजा लगा रही हूं, है ना। अप्रोक्सीमेटली आप लगाओ 20-25 दिन है आपके पास, और इसी टाइम फ्रेम में जो है आपका एग्जाम की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। दोबारा से जो है सिटी इंटीमेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम फीस नहीं पे करनी, कुछ बच्चों का ये डाउट था, एग्जाम फीस पे नहीं करनी क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो और उनके लेवल पे प्रॉब्लम थी इसलिए रिकंडक्ट हो रहा है, राइट। तो 20 जुलाई के आसपास, अब इसमें प्लस माइनस कर लो 5 से 6 दिन, है ना, 5 to 6 डेज प्लस माइनस कर लो, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। 3rd वीक में मोस्ट प्रोबेबली जो है आपका एग्जाम के लोग कंडक्ट कराते हैं। और अगर इस मान लो इस टाइम फ्रेम में आपका एग्जाम होता है तो किस मोड में होगा, बच्चे पूछ रहे थे। देखो बेटा, अगर आपका एग्जाम इसी टाइम फ्रेम में होता है तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। आपका जो एग्जाम है बच्चे वो ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि इतने कम समय में ऑनलाइन अरेंजमेंट्स करना पॉसिबल नहीं है, जिसमें वो रीस्ट्रक्चर भी कर रहे हैं फ्रेमवर्क, राइट। सो ऑफलाइन मोड में ही आपका एग्जाम होगा। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी एज वेल, हो सकता है वो सितंबर या अगस्त तक जो एग्जाम को लटकाए, तो उस केस में ऑनलाइन होने की संभावना है। पर जो अब तक की बयान कह रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कह रही हैं, उसमें हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके जो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसी के साथ साथ जो है आपका नेट का एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन मोड में ही होगा। अब कॉन्फ्रेंस में मैं आपको एक और बात बता रही थी, रीस्ट्रक्चर के अलावा उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ने मेहनत करी है और इस टाइम पे इस न्यूज के बाद वो ऑलरेडी थोड़े परेशान हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए, उनको प्रायोरिटाइज करते हुए ट्रांसपेरेंसी होगी, क्वालिटी एश्योरेंस होगी और कम बर्डन जो है बच्चों पे डाला जाएगा, विच मीन्स जो आपके पेपर का लेवल होगा, बेटा वो मोस्ट प्रोबेबली इजी टू मॉडरेट होगा। और अब मैं आपसे कुछ बातें यहाँ करना चाहूंगी। ये तो हो गई कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। अब आपको पता है कि आपका एग्जाम 20 जुलाई के आसपास हो सकता है ना, ऑफलाइन मोड में ही होगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली। अब कुछ बातें जो यहाँ जानने के लिए आपकी जरूरी है,
जो होना था वो हो गया। अब अगर आप उसी पे बार बार ध्यान दोगे कि मेरा पेपर, अब देखो कुछ बच्चों का पेपर अच्छा हुआ था, कुछ का नहीं हुआ था, क्योंकि हर बार हर बच्चा तो क्लियर नहीं करता, कंपेटिटिव एग्जाम है, कुछ का क्लियर होता है और बहुतों का नहीं होता है, राइट। तो इट्स टाइम कि आप अपने आप को री एनर्जाइज करो, है ना, अपने आप को री एनर्जाइज करो और इस बात को ध्यान में रखो कि जो होना था वो हो गया। अब क्या जरूरी है, इस समय क्या जरूरी है। अगर ये बात पक्की है बेटा कि आपका री एग्जाम होना ही होना है, जब आपको पता चल गया आपका री एग्जाम होना ही होना है, तो समय क्यों बर्बाद करना है। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ये मान लो कि शायद अच्छा ही हुआ, इसको क्या मान के चलोगे, एक अपॉर्चुनिटी मान के चलोगे। क्यों मान के चलोगे, क्योंकि मैम ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते होंगे जो हमें नहीं आते होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे जो हमने छोड़ दिए होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको लगा होगा यार एक बार और पढ़ लेते, एक बार और रिवाइज कर लेते तो शायद ये क्वेश्चन सही हो जाता। तो इस एग्जाम को एक प्री टेस्ट की तरह लो, जैसे बोर्ड देने से पहले प्री बोर्ड देते थे ना, इस एग्जाम को वैसे लो कि शायद ये प्रिपरेटरी एग्जाम था। क्योंकि अगर ये सोचते रहोगे कि वो एग्जाम बहुत अच्छा गया था, नेक्स्ट पता नहीं कैसा आएगा, तो मैंने आपको अभी बताया एग्जाम का लेवल बहुत टफ नहीं सेट किया जाएगा, इजी टू मॉडरेट ही होगा, क्योंकि हर टाइप का बच्चा एग्जाम देते हैं और इस स्थिति के बाद देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि एग्जाम मॉडरेट लेवल पर ही आएगा। और अगर आपका ये एग्जाम अच्छा गया था, दैट मीन्स आपने तैयारी करी है, आपने पढ़ाई करी है, तो ये एग्जाम भी अच्छा जाने की संभावना उतनी ही है, शायद एक लेवल ऊपर है। क्योंकि ये समझो कि इस एग्जाम से एक प्रैक्टिस ऊपर हो गई, एक और मॉक टेस्ट लगाया, एक और टेस्ट दिया, तो प्रैक्टिस ऊपर हुई ना, कॉन्सेप्ट री रिवाइज हुए, तो दैट मीन्स आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसका आपको फायदा उठाना है। अब इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जो है यूटिलाइज करोगे, सबसे पहले तो जो टॉपिक्स नहीं आते थे उनको उठाओ, जो अनकवर्ड टॉपिक्स है, जो सोचा था कि यार ये पढ़ने थे पर वक्त नहीं रहा, तो समझ लो कि भगवान की कृपा हो गई और अब वक्त मिल गया। देखो हर चीज को देखने का एक नजरिया है, पॉजिटिव होकर देखोगे तो सब सही लगेगा और नेगेटिव तो हर चीज में निकाला ही जा सकता है, वो नजरिए का फर्क है। अब जो होना था वो तो हो गया, अब क्या करोगे, इस वक्त को, इस समय को बेस्ट यूटिलाइज करो। इससे क्या निकाल सकते हो, तुम्हारा लाभ, तुम्हारा फायदा किसमें है कि मैम आधे बच्चे तो YouTube में ही उलझे, इधर वीडियो देख रहे, उधर वीडियो देख रहे, न्यूज देख रहे हैं। जानकारी रखना अच्छी बात है, बट उसमें उलझ के रह जाना, सोचते ही रह जाना, हो सकता है बाकी 25 दिन बाकी बच्चे पढ़ जाए, JRF निकाल ले और तुम्हारा रह जाए, तो ये नहीं करना है। स्मार्ट बनो, समझदार बनो। क्या करोगे, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करोगे, अनकवर्ड टॉपिक्स उठाओगे, अपनी रिविजन को वापस ट्रैक पे लाओ। काफी बच्चे जिन्हें मैं जानती हूँ उन्होंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी है ना, रिवीजन को दोबारा ट्रैक पे लेकर आओ। 20-25 दिन कम नहीं होते, जिनका न्यूमेरिकल वीक था 20 DI लगा डालो पेपर 1 के, ठीक है। जिनका मैथ्स वीक था वो लोग अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिनको RC में लगा सिली मिस्टेक्स हो रही हैं प्रैक्टिस करो। क्या करोगे, रिवीजन करोगे और मैम जाहिर सी बात है प्रैक्टिस, PYQs तो छोड़ना ही नहीं है ना, ये बात तो हम जानते हैं और रट भी चुके हैं इस बात को, राइट। ये तो रट्टा लग गया ना तो इस बात का। अनकवर टॉपिक्स को कवर करोगे, रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे PYQs, ताकि जो भी सोचा था, समझा था, जाना था, नॉलेज गेन की थी, वो उड़न छूना हो जाए, है ना। उसको ट्रैक पे रखना जरूरी है, खुद को डिसिप्लिन रखना जरूरी है। अगर छोड़ दोगे लैब, इट्स नॉट लाइक नॉलेज उड़ जाएगी, पर रिवाइज करते रहोगे, उसको ध्यान में रखोगे तो बेहतर याद रहेगी और पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एट दी एंड क्या मैटर करता है कि तुमने एग्जाम में परफॉर्म कैसा करा। जिनका अच्छा गया था वो ये सोचे कि अब मेरे को उससे भी बेहतर करना है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। बेस्ट शायद तुम्हारा था, लेकिन हो सकता है उसके ऊपर भी कुछ पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है बच्चा अपनी लाइफ में, हर फील्ड में होता है, हर जगह होता है। तो अपने टाइम को यूटिलाइज करो, अनकवर टॉपिक्स पढ़ो, रिवाइज करते रहो, PYQs लगाओ। और शुरुआत कहाँ से करोगे, इस बार का जो एग्जाम देकर आए हो, क्या 150 के 150 क्वेश्चन सही होंगे? नहीं मैम, हो ही नहीं सकता, 150 तो नहीं हुए। तो सबसे पहले उठाओ अपना जून का 2024 का एग्जाम। अब कुछ बच्चों ने जो है मॉर्निंग शिफ्ट दी होगी, कुछ ने इवनिंग दी होगी, है ना। तो मॉर्निंग वाले
पहले अपना उठाओ फिर इवनिंग वाला उठाना, और इवनिंग वाले पहले अपना करो फिर मॉर्निंग वाला उठाना। पेपर 1 के क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना दोनों में, राइट। सब्जेक्ट वालों की बात नहीं कर रही हूँ, पेपर 1 की बात कर रही हूँ। पेपर 1 वाला तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना, वो तो कॉमन है, तो उसको तो प्रैक्टिस करना ही है। मॉर्निंग प्लस इवनिंग शिफ्ट सबसे पहले एनालिसिस करोगे, जो अभी एग्जाम देकर आए हो उसका एनालिसिस करो, बैठ के दोबारा सॉल्व करो। जो सही है वेरी गुड, री-रिवाइज, जो गलत है उसे जानो क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिली मिस्टेक हो गई, जानो समझो और उस पर कार्य करो, वर्क करो। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की शुरुआत जो लास्ट की रिवीजन की है वो यहां से करोगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स को री-रिवाइज करोगे। एंड ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई इससे आप फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज कितने दिनों की बात है मैडम जी, 20 से 25 दिनों की बात है, 20 से 25 दिनों की बात है। और जब पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दोगे ना, ये सारी न्यूज वैसी ही उड़ जाएगी। जितना देखोगे सोचोगे उतना ये दिमाग में रहेगा। जितना फोकस बना लोगे कि ये करना है, जो होना था हो गया, ये करना है, तो बस पढ़ाई में जुड़ जाओगे, मेहनत करने लग जाओगे, सब भूल जाओगे कहाँ क्या। न्यूज पढ़ना, सुनना और जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है, मगर सिर्फ तब तक जब तक वो आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं कर रही, आपको हैम्पर नहीं कर रही, आपको नेगेटिव नहीं कर रही, है ना। मैंने कहा ना, देखने का नजरिया है, समझने की जरूरत है। तो चलिए इस बात को ध्यान रखेंगे, अपने आप को रीएनर्जाइज करो, पढ़ो, आराम से काम डाउन हो जाओ। मेंटल स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा। जितने आप परेशान हैं, इतने सारे संघर्ष के बाद जो है अब वो शायद बॉडीज भी समझती है। इतने लोगों ने आवाज उठाई, इतने बच्चों ने आवाज उठाई, सोशल मीडिया इज लिटरली फ्लडेड विद एन नंबर ऑफ पोस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी पता चला कि स्टूडेंट्स में कितनी ताकत है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, कितना बड़ा लूप होल वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो भी इस बात का कड़ा ध्यान रखेंगे। और इसीलिए मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि वो रेक्टिफाई करने वाले हैं एंटायर सिस्टम को, कम्युनिटी को रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं, और वो स्टूडेंट्स के ऊपर उतना बर्डन नहीं डालेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई रियली तो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि शुरुआत करो अपने जून वाले पेपर से, जून 2024 वाले नेट एग्जाम से मैंने बोला शुरुआत करो। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए जो है आपकी जर्नी को आसान करने के लिए और आपको पढ़ाई से डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रखने के लिए, जुड़े रखने के लिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसी एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। आप मेरे साथ जो है ये वाला एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट का पेपर 1 जो है हम साथ में सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। कब करेंगे मैम? सुबह 11 बजे जो है राही चैनल पे हम लोग फ्री में यूट्यूब पे इसका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ गलत है और कहाँ सही है। इसके अलावा आप सबके लिए मैं लेकर आ रही हूँ एक फ्री बैच, है ना। इसके अलावा मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक फ्री बैच जिसमें एंटायर पेपर 1 जो है मैं आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता उसे पढ़ाऊंगी, है ना। एक फ्री बैच आप सब बच्चों के लिए लाया जा रहा है ना, जिसकी लॉन्चिंग आपकी कल हो जाएगी। उस फ्री बैच में हम एंटायर 10 यूनिट्स को कवर करेंगे, कंटेंट भी पढ़ेंगे और पीवाईक्यूज भी करेंगे। ऑलरेडी मेरी काफी सारी पीवाईक्यूज की वीडियो 2023, 22, 21 पिछले 3 साल की पीवाईक्यू मैंने आपको करा रखी है, शिफ्ट वाइज करा रखी है। तो उसकी प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगी। उसके अलावा जो है अभी के लिए फ्रेश रिवाइज करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवैम्प करने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्री बैच। अब ये जो फ्री बैच है आपका बेटा, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, ये जो आपका फ्री बैच है री एग्जाम का, है ना, ये आपका फ्री बैच है री एग्जाम का। कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ डेली आप जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, सारे कंटेंट को रिवाइज कर सकते हो और पीवाईक्यूज के थ्रू भी समझ सकते हो कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम 1 to 10 यूनिट्स कवर करेंगे साथ में, है ना, जिसके अंदर हम कंटेंट भी पढ़ेंगे
और PYQs भी करेंगे, ठीक है। और हम लोग करेंगे ये सारी चीजें डेली बेसिस पे, है ना, डेली बेसिस पे, ताकि हम कंसिस्टेंट रहे। तो एक टाइम जो है हम रख लेते हैं, दैट इज 11 AM। रोज सुबह 11 बजे बेटा हम लोग राही चैनल पे, रोज सुबह 11 बजे हम लोग राही चैनल पे जो है ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना, बिकॉज ये वक्त ऐसा है जिसमें आप सबने संघर्ष किया है, आप सबने मेहनत करी है। तो इस वक्त अगर हम आपका साथ नहीं देंगे या आप खुद का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। इसलिए जरूरी है कि हम समझे एक दूसरे को, अपनी मेहनत को सही जगह पे लगाए, अपने माइंड को राइट फोकस दे, राइट डायरेक्शन दे, और जो वक्त हमारे पास है उसमें अच्छी सी मेहनत करके अपना सपना, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके सक्सेसफुल बने, राइट। तो इसलिए आप मेरे साथ इसमें जोड़ सकते हो, है ना। जितने बच्चों ने बैच लिया है, जितनों ने नहीं भी लिया है, सबके लिए ये कोर्स अवेलेबल है, ताकि आप सारे ही बच्चे, सभी बच्चे जो नेट की तैयारी कर रहे हो और री एग्जाम देने वाले हो, उनकी अच्छे से फर्स्ट पेपर की तैयारी कराना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो आप मेरे साथ जुड़िए और अच्छे से सारा कंटेंट पढ़ो, PYQs करो, और सेल्फ स्टडी से बेस्ट स्टडी कुछ नहीं होती। गाइडेंस चाहिए होती है, मगर ये नहीं वीडियो देखिए और खत्म। खुद भी मेहनत करो तभी एग्जाम निकलेगा, नहीं तो कुछ भी हो जाए नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना भी उतना ही जरूरी है। तुमने डिसाइड कर लिया इतने से इतने दिन तक पढ़ना है तो पढ़ना ही है ना। चलिए, वेरी गुड। आई थिंक आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी, समझ आया होगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और अब आपको कैसे जो है आगे चलना है, 20-25 दिन कैसे निकालने हैं, क्या करना है। आई होप दिस वीडियो विल फाइंड यू हेल्पफुल। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ताकि आपके फ्रेंड्स या फिर जिनको भी आप जानते हो जो नेट एग्जाम देना चाहते हैं, वो इस सब में ट्रैप में ना उलझ के, बल्कि अपनी तैयारी दोबारा से रिट्रैक करें, रीजनरेट करें, दोबारा से शुरू करें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सभी को प्रणाम। अब हम कल मिलेंगे सुबह 11 बजे, जिसमें मैं आपको बैच के बारे में कुछ डिटेल्स दूंगी, कैसे पढ़ना है वो स्ट्रैटेजी बताऊंगी, एंड देन वील वेरी सून स्टार्ट विद द क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, उस्ततप्रीत कौर।